The centripetal force on a satellite orbiting around the earth and the gravitational force of satellite acting on a satellite both are equal to F, the net force on the satellite. ठीक, तो जो ढंग से समझना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा। सेंट्रिपिटल जो फोर्स है वो कोई अपने आप में कोई अलग सा फोर्स नहीं होता, कोई डिफरेंट फोर्स नहीं होता, कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा। जैसे कि अगर सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स है, जो कूलम्बिक अट्रैक्शन का फोर्स है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कोई नया फोर्स, कोई डिफरेंट फोर्स नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई ना कोई फोर्स होता है जो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। नेचर में फोर्सेस तो चार ही तरह के हैं, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, और दो आपके न्यूक्लियर फोर्स हो गए। ठीक है, या रस्सी में पत्थर बांध के जब आप घुमा रहे हो तो रस्सी में लगने वाला जो टेंशन होगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, और टेंशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर कोई कार है वो सड़क पे अगर सर्कुलर टर्न ले रही है, तो टायरों और सड़क के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है, वो सिर्फ एक नाम है, एक टैग है, सिर्फ एक लेबल है। ठीक है, वो लेवल आप किसी पे चिपका सकते हो, अलग अलग सिचुएशन पे वो लेवल अलग अलग फोर्सेस पे चिपक जाता है। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो जो नेट फोर्स है वो एफ ही होगा। चाहे आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, चाहे आप उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो एक ही फोर्स है और वो कितना है, एफ। ठीक, सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? The orbital velocity of an artificial satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is v. For a satellite orbiting at a altitude half of the Earth radius, the orbital velocity कितनी होगी वो निकालनी है। तो सरफेस के जस्ट बाहर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो होगी √gm/r, और रेडियस की आधी हाइट पे वहाँ जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो उसको v डैश लिख रहे हैं तो वो हो जाएगी gm/r + r/2, तो ये हो जाएगा 3r/2। तो ये आपका आया √ के अंदर 2/3 और gm/r, और √gm/r जो है वो v के बराबर है। तो जो v डैश आपकी आ रही है वो आ रही है √2/3 टाइम्स v। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two satellites A and B go around a planet P in a circular orbits having radius 4r and r। ठीक है, कोई planet P है, उसके अराउंड दो सैटेलाइट घूम रही हैं। ये मान लिया planet P है, ये मान लिया planet P है, और इसके अराउंड दो सैटेलाइट घूम रही हैं। एक तो r रेडियस में घूम रही है और एक आपकी 4r रेडियस में घूम रही है। इस तरह से दो सैटेलाइट घूम रही हैं। ठीक, एक सैटेलाइट ये है, ये कितनी रेडियस में घूम रही है, r रेडियस में, और एक सैटेलाइट ये है, ये घूम रही है आपकी 4r रेडियस में। इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए जो सैटेलाइट है जो 4r रेडियस में घूम रही है वो ए है, उसकी स्पीड 3v है। जो 4r रेडियस में घूम रही है सैटेलाइट, उसकी स्पीड दी है 3v। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो r रेडियस में घूम रही है जो सैटेलाइट v है उसकी स्पीड कितनी होगी। इसकी स्पीड आपसे पूछी जा रही है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, v डैश या v डैश कह देता हूँ मैं इसको, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो कंसेप्ट ये है इसमें कि जो आप फोर्स से भी निकाल सकते हो, आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। चलो हम फोर्स से निकालते हैं। ठीक, ढंग से समझना, या टाइम पीरियड से निकाल लेते हैं। t² जो होता है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है। आराम से देखते जाना। t किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और t कितना होता है, t होगा आपका 2πr/v। ये r³ के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो वेलोसिटी हुई वो आपकी 1/√r के प्रोपोर्शनल हो गई। या आप डायरेक्ट ही कह लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो सीधे, क्या होती है, √gm/r होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, अब आप यहाँ से समझ लो डायरेक्ट, अगर हम 4r रेडियस से r रेडियस जा रहे हैं, यानी रेडियस अगर हम 1/4 कर रहे हैं, रेडियस 1/4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी 3v थी यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 6v।
ये आपको आया समझ में? या इक्वेशन ही बना दो आप। देखो इक्वेशन देखो, v डैश अपॉन 3v इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स 4r अपॉन r। ठीक, r से r कैंसिल, तो यहाँ से जो v डैश आपका आ जाएगा वो 6v के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास अगर घूम रही तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी उसकी। ठीक है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, एस के वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। अंडर रूट 2 यहाँ खत्म हो गया, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस के वेलोसिटी अर्थ की सरफेस पे होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स वी हो। तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज आ जाएगी 11.2 डिवाइडेड बाई 1.4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास आपको आंसर दे देगी। 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहे हैं, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो भी आपको याद रखना है। वो आप, अच्छा इसमें प्रोपोर्शनली पूछ रहे हैं, चलो ठीक है फिर भी लिख लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल M। कैपिटल M वो मास होता है जो सेंटर में होता है, इंटू r क्यूब। तो आपसे t पूछा जा रहा है, तो t आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी एम, और r क्यूब को भी अंडर रूट के अंदर ले सकते हो, r की पावर 3/2 भी ले सकते हो। तो अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखें तो r क्यूब आ जाएगा। तो t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन जी एम। वैसे g भी कांस्टेंट होता है, उसको भी आप गायब कर सकते हो, बट आंसर जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में हम आंसर लिखते हैं। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है? तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। तो किस किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है आप आराम से समझिए। मास ऑफ द प्लैनेट, क्या प्लैनेट का मास नहीं आया? बिल्कुल आया, ये प्लैनेट का मास है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो इसमें प्लैनेट की रेडियस कहीं भी नहीं आई है। ये जो स्मॉल आर है वो तो सैटेलाइट की सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट नहीं है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट से इंडिपेंडेंट होगा, तो ये भी आंसर आ जाएगा, बी पार्ट से ये आंसर। मास ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास से भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कहीं सैटेलाइट का मास नहीं आया, तो सैटेलाइट का मास से भी इंडिपेंडेंट है, तो सी पार्ट भी आंसर बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा बी एंड सी। रेडियस ऑफ द प्लैनेट होने की वजह से बी आंसर बन गया। अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट लिखा होता तो ऑर्बिट की तो रेडियस यहाँ आर दिख रही है, बट प्लैनेट की रेडियस से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें दो आंसर हैं, बी एंड सी। Which of the following quantities does not depend upon the orbital radius of the satellite? Orbital radius of the satellite, ठीक। तो ये अभी हमने जो रिलेशन लिखा, अगर उसमें मैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब निकालूं तो वो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम कांस्टेंट आ जाएगा। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है वो एक कांस्टेंट है और वो किसी रेडियस किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 1:4। R1 अपॉन R2 का रेशियो दिया है 1:4, और उनके टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहे हैं। तो बहुत आसान है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 का क्यूब, ठीक। लेकिन अगर हमको T1 अपॉन T2 निकालना है तो उसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तो ये 1/4 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले अंडर रूट ले लेते हैं फिर क्यूब चढ़ाते हैं, तो ये 1/8 आ जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेकिंग 1 रिवॉल्यूशन पर डे। एक दिन में एक रिवॉल्यूशन लगा रही है और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस जो है वो आपको दी है कैपिटल R। एक दूसरी सैटेलाइट है वो भी अर्थ के अराउंड घूम रही है और वो 8 दिन में एक रिवॉल्यूशन लगा रही है।
तो उसकी रेडियस पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो फिर से समझिए आप, T2/T1 का जो स्क्वायर होने वाला होता है वो R2/R1 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, बराबर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, डिवाइड कर लिया, बराबर हो गया। तो T2 का टाइम पीरियड है 8 डेज और T1 का टाइम पीरियड है 1 डे का स्क्वायर। R2 की रेडियस आपको निकालनी है, R1 की रेडियस आपको R दी हुई है, उसका क्यूब। तो R2/R1 जो आपका R2/R जो आ गया वो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और उसका क्यूब रूट, तो ये 4 के बराबर आ गया, यानी सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 4R के बराबर है। बी पार्ट, satellite is revolving around Earth if its radius of orbit is increased to 4 times the radius of geostationary satellite। geostationary satellite का टाइम पीरियड 1 दिन होता है। अब रेडियस हमने 4 गुना कर दी तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 8 दिन। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, ऊपर क्वेश्चन यही तो था कि उसकी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 1 दिन था, अब सैटेलाइट का टाइम पीरियड हो गया 8 दिन, तो रेडियस कितनी आ गई थी, 4 गुना आ गई थी। तो वैसे यहाँ सिचुएशन है कि अगर रेडियस हमने 4 गुना कर दिए तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो वो 8 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। 9th और 10th क्वेश्चन एक दूसरे के इनवर्स क्वेश्चन हैं। द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज स्मॉल r, angular velocity is omega and the acceleration due to gravity at the surface is g, then the cube of the radius of the orbit of geostationary satellite। r क्यूब के बारे में पूछ रहे हैं, क्या होगा, तो सीधे आंसर लिखते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4π² इंटू आर क्यूब। तो ये आर क्यूब भी आपसे पूछा जा रहा है, ये आर क्यूब किसके बराबर होगा, ये क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जी स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, तो जो आर क्यूब होगा वो आपका हो जाएगा GM इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। ठीक, अब जरा 2π/t क्या होता है, 2π/t होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो लिखा है T²/4π स्क्वायर, तो ये 1/ω² हो गया, तो ये आपका आ गया GM/ω²। अब हमें स्मॉल जी के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो ऐसा करते हैं, एक r² से मल्टीप्लाई और r² से डिवाइड, ताकि ये जो है GM/r² ये स्मॉल जी बन जाएगा। तो आपका आंसर आएगा r² इंटू स्मॉल जी अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, बहुत अजीब सी फॉर्मेट में हमें क्रिएट करना है, लेकिन क्रिएट करना है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसमें, ए पार्ट। फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है, सैटेलाइट के केस में टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है सैटेलाइट के केस में। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी होगी -G_M अपॉन r। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है, तो हमने अर्थ की रेडियस ही डाल दिया, और उसकी आधी जो होगी वो होगी टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी आ गई -G_M/2r। सो योर आंसर इज डी पार्ट। टू सैटेलाइट ए एंड बी, रेशियो का मासेस का रेशियो दिया 3:1, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 4r है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, -G_M अपॉन 2r के बराबर होगी। चलो निकालते हैं। तो एक का मास है 3m और दूसरे का मास है m, एक की रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है 4r, दोनों की टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो पहले की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी -G_M की जगह डालोगे आप 3m अपॉन r, ये पहले की। दूसरे की कितनी हो जाएगी, -G_M अपॉन 4r, ये दूसरे की टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब इनका रेशियो पूछा, यार रेशियो निकाल लेते हैं। तो जैसे आप रेशियो निकालोगे, इनका रेशियो करोगे, तो मुझे लगता है यहाँ तो बचने वाला सिर्फ 3 और यहाँ बचने वाला है 1/4। तो 4 3 के साथ ऊपर पहुँच क्या बन जाएगा, ये 12। तो आंसर आपका आया 12:1। सो योर आंसर इज डी पार्ट। An artificial satellite moving in a circular orbit around the earth has a total mechanical energy E0। total mechanical energy E0 दी है,
तो जो ई नॉट आपका होगा वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पे अगर हम एक और माइनस लगा देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी वो आपकी होगी माइनस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आपका आंसर बनना चाहिए माइनस ई नॉट। ठीक, तो यहाँ पे इस ई नॉट के आगे माइनस लगाइए तब ये डी पार्ट आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए प्लस ई नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई नॉट अपने आप में नेगेटिव वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उस नेगेटिव के आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा। ई नॉट अपने आप में नेगेटिव है, ई नॉट टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी है वो अपने आप में नेगेटिव है, जबकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो उसको प्लस बनाने के लिए उस माइनस के ऊपर एक और माइनस लगाना पड़ेगा जाके, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। ये मत समझना ये माइनस ई नॉट जो है वो निगेटिव आंसर है, ये निगेटिव आंसर नहीं है, ये पॉजिटिव आंसर है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, सो योर आंसर इज डी पार्ट, प्रोवाइडेड अगर आप वहाँ एक माइनस इंसर्ट करते हो। इन केस ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीज करेंगे, रेडियस अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस जी एम एम बाई आर। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा नहीं है हमसे, लेकिन टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ठीक, अब जरा देखिए अगर हम रेडियस के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, रेडियस हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेडियस अगर आप डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का तो होगा इंक्रीमेंट, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी। ठीक, अब रेडियस डिक्रीज करोगे तो ये पूरा फैक्टर इंक्रीज करेगा, बट ये इसके आगे लगा है माइनस, तो ये डिक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। सो योर आंसर इज डी पार्ट, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। An artificial satellite moving in a circular orbit around the earth has a total energy E naught। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो जो टोटल एनर्जी होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ये आपको दी है ई नॉट। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r होती है, तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस को इधर भेज देते हैं या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई माइनस ई नॉट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, तो ये बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 ई नॉट के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 2 ई नॉट और काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस ई नॉट, सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two identical satellites are orbiting at a distance r and 7r from the surface of earth, r being radius of the earth, ratio of their kinetic एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर। आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है। अब पहली जो सैटेलाइट है वो आर है फ्रॉम द सरफेस, तो उसके लिए जो आर होगा ये 2r के बराबर हो जाएगा, यानी पहली सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आपकी आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स 2r, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, और दूसरी सैटेलाइट सरफेस से 7r डिस्टेंस पे, तो सेंटर से डिस्टेंस उसकी 8r हो जाएगी, तो k2 जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जी एम एम अपॉन 2 टाइम्स 8r। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर हम निकालें k1 अपॉन k2, तो मेरे हिसाब से ये 4:1 बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी 4:1 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो भी 4:1 आएगा, टोटल एनर्जी का रेशियो भी 4:1 आएगा, क्योंकि सारी जो एनर्जीज हैं वो 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तीनों का ही रेशियो 4:1 आएगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, टी पार्ट। Two satellites P and Q, ratio of mass is 3:1, are in circular orbit of radius r and 8r। ठीक, दो सैटेलाइट हैं, उनका मास का रेशियो 3:1 दिया, यानी एक का मास अगर 3m है तो दूसरे का मास m है, इसकी रेडियस अगर r है तो उसकी रेडियस 8r है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो पहले वाले की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी आपकी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 3m है अपॉन आर, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है अपॉन 2r, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, दूसरे वाले की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स 8r।
तो ये तीनों इससे कैंसिल आउट हो गए, आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे हिसाब से आंसर आने वाला 24:1। सो योर आंसर इज डी पार्ट। What is the energy required to launch a mkg satellite from Earth surface in a circular orbit at an altitude of 7 hour? ठीक है, अर्थ की सरफेस से हमें लॉन्च करना है, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ से हमें लॉन्च करना है एक सैटेलाइट है जो यहाँ रेस्ट में रखी हुई है। इसको हमें कितनी हाइट तक लेके आना है? 7 आवर हाइट तक लेके आना है और फिर उसको लॉन्च कर देना है। ठीक है, ऑर्बिट में हमें क्या कर देना है? उसको लॉन्च कर देना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी देके छोड़ देना है उसको। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, अर्थ की सरफेस से एच हाइट तक लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं और फिर उसको एक काइनेटिक एनर्जी भी दे दे रहे हैं। ठीक, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 7 आर प्लस आर मतलब 8 आर, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से लेके आए हैं तो माइनस जी एम एम बाई आर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तो हुआ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमने उसको 7 आर हाइट तक पहुंचा दिया, प्लस अब उसको वेलोसिटी भी तो देनी है, तभी तो वो घूमेगी उस ऑर्बिट में, सैटेलाइट है ना। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे? तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और वी नॉट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाई आर, और आर यहाँ पे 8 आर के बराबर है। इतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो जरा अब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आने वाला है ये। तो पहले फैक्टर से जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 7/8 टाइम्स जी एम एम बाई आर, और दूसरे फैक्टर से निकल के आएगा 1/16 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो अगर हम 16 आर को एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा आपका 14 + 1 15 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब एक आर से मल्टीप्लाई, एक आर से डिवाइड, ताकि ये बन गया आपका स्मॉल जी। तो ये आपका आंसर आया 15/16 टाइम्स एम जी आर। इतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी आपको। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन द स्पेस। वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस करता है वो? ठीक, तो क्या उसकी वजह ये है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, इससे मतलब नहीं है, जीरो तो नहीं है, कुछ भी होगा, कुछ तो होगा, वेटलेसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो पहला तो आंसर नहीं है। दूसरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लार्ज एट दैट लोकेशन, ये भी मतलब नहीं है। द एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस नो ग्रेविटी, ये सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है बट ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके फ्रेम में उस ऑब्जर्वर, उस एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, बाहर लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक, तो वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेट नहीं है, वेट उसका है बट वो वेट किसी से बैलेंस हो जा रहा है। ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट।